ये थे भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में हर्जासराई कर रहे थे, बल्कि हजियान बक रहे थे। वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो बाकायदा उससे मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका वो कंट्रोल ले, उनको अपने कब्जे में ले, जबकि दुनिया ये जानती है कि खुद भारत के जौहरी हथियार भारत की गफलत की वजह से इस वक्त आलमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। मैं कुछ फैक्ट्स स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि भारत में जो तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। 1995 से 1998 तक 147 हिफाजती हादसात वहाँ पर रोनमा होते हैं और 1994 से 2001 तक जौहरी मवाद की जो चोरी है उसके 18 मुकदमात दर्ज होते हैं या वाक़यात जो हैं वो सामने आए। और इस चोरी शुदा मवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी इन्रिचमेंट की जाती है, तो ये यूरेनियम जो है तकरीबन 200 किलोग्राम जो है ये चोरी हो चुका है और इससे कहीं ज़्यादा जो है वहाँ पर कोशिशें की जा चुकी हैं। और 2 दिन पहले हम देख रहे थे कि ये सब सारी चीज़ें गवर्नेंस के हवाले से अगर मामलात की बात की जाए तो 2 दिन पहले केरला के साहिल के ऊपर 640 कंटेनर्स लदा एक जहाज़ जो है, और इसमें कहा यह जा रहा है कि इंतहाई मौलिक जो है तकरीबन 13 केमिकल्स शामिल थे। इन केमिकल्स की वजह से न सिर्फ केरला का साहिल, वहाँ की आबी हयात, बल्कि जो केरला के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं उनकी अभी दाव पर लगी हुई, उनकी सेहत के संगीन मसाइल हैं। और साथ ही साथ जो भोपाल का एक गैस हादसा जो है, जो कि पूरी दुनिया में बदतरीन सनती हादसा माना जाता है, वो भी भारत के साथ अटैच है। तो एक लंबी तारीख है। यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कब कब भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर जो उनके आलात हैं वो भी चोरी हुए और फिर ये एटमी मवाद जो है ये भी चोरी करने की कोशिश की गई। इस वक्त आज कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तारिक कादिर, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार है, और अब से कुछ देर में हमें डॉक्टर परवेज़ हुद-भाई जो है वो भी ज्वाइन करेंगे। तारिक कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये राजनाथ सिंह जो हैं भारतीय वज़ीर दिफा, ये क्या बकवक कर रहे हैं? पहले मैं सिर्फ 5 लोगों का शुक्रिया करता था, और राजनाथ साहब की जब से उन्होंने मीडिया पे आके बातचीत करना शुरू की है तो 5 लोगों के साथ छठे का नाम भी शामिल हो गया पाकिस्तान की तरफ से उनको थैंक यू करने का, कि इन्होंने अपना असल माइंडसेट और अपनी जो अकल समझ और उसके जो लेवल है वो दिखाना शुरू किया। पहले 5 कौन थे? हाँ। पहले सवाल यही बनता है। जी जी। तो पहले मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो अजीत डोवल साहब का, कि जी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, डोवलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिसी, और उन्होंने इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनकी सोच को सेकुलर इंडिया के और प्लस गुड नेबर वाले इंडिया के जो सारे डिटैच कर दिया बिल्कुल। उसके बाद है अमित शाह साहब, उन्होंने होम डिपार्टमेंट और होम घर को देख के उन्होंने आरएसएस का जो डॉक्ट्रिन है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैश करके आरएसएस डॉक्ट्रिन को सामने रखा। उन्होंने कहा जी इंडिया को इस पे चलाना है। ठीक, तो थैंक्स टू हिम, अखंड भारत, थैंक्स टू हिम। बाकी तीसरा जो है वो नेतन्याहू, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जी वो उन्होंने इनको इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो इजरायली वॉर फाइटिंग पॉलिसी दी कि जिस तरह वो फ़लस्तीन के साथ वो डील कर रहे हैं, लेकिन बग़ैर रिस्क बताए हुए। उन्होंने कहा जी जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप करते जाएं और आप विन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि इधर पाकिस्तान और बाकी लोग जो है ये आप जो बाइट बैक करेंगे तो आपने क्या करना है, ये सबक नहीं बताया उन्होंने। तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने, और खुद उनको पता भी नहीं होगा, नेतन्याहू को भी नहीं अंदाजा होगा। और चौथा जो है वो इनके राजेंद्र सिंह साहब जो उनके मिनिस्टर हैं उनको अभी शामिल करते हैं कि उन्होंने अपनी फोर्सेस को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया, उनके प्रमोशंस और उनके पूरे सिस्टम को, कि उनकी प्रोफेशनल से को अपने जो हिंदुत्व के प्रेशर के अंदर डाल के उनका टोटल प्रोफेशनलिज्म जो है वो डाइवर्ट कर दिया हुआ है कि जी आपने बोलना कुछ नहीं, जो हम कहेंगे आपने फॉलो करना। तो ये 5वां मोदी साहब को, कि उन्होंने सारे लोगों को
अपने जो किचन कैबिनेट में डालकर बाहर एक लोहे की दीवार बना दी, क्योंकि इंडिया बहुत छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें बहुत सुलझे हुए लोग भी मौजूद हैं। उन सारे सुलझे हुए पढ़े लिखे अकल वाले लोगों से इस पूरी किचन कैबिनेट को बिल्कुल उन्होंने सैचुरेट अलग करके रख दिया। तो मोदी साहब ने इनके किसी भी अकल वाले बंदे से बात करने नहीं दी। तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने ये सारा सबको अलग रखा और अलग अंडों की तरह उनको तैयार किया। और उनके अकल समझ से जो इंडिया को 15 साल में नुकसान हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, उनका जो सोशल फैब्रिक है वो ख़त्म हो गया है, उनकी जो इंटरनल हार्मनी थी वो ख़त्म हो गई है। और वो जो सेकुलर वाला जो इंडिया का जो ख्वाब था वो जब ख़त्म हुआ और वो डिसमेंटल हुआ, उससे क्या हुआ है कि वो जो इंडिपेंडेंट जो आज़ादी की जो तहरीकें चल रही थी और वो इंडियन सिस्टम के वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, ठीक, अब वो कामयाब होने की तरफ चली गई हैं। और जाहिर है कि इसके जो नताइज है वो भुगतना तो पड़ेंगे। अच्छा, अब हमें परवेज़ हुद भाई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये मुझे बताइएगा सर कि इसके बाद, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो उसका भी आ रहा है कि जो नियरली कंप्लीशन या इनरिचमेंट जिसे आप कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? फिर यूरेनियम और दूसरी कैलिफोर्नियम है, थोड़ा सा मैं उसके हवाले से भी जानना चाहूँगा। कैलिफोर्नियम तो एक बहुत रेयर एलिमेंट है, वो तो आप सिर्फ रिएक्टर्स में बना सकते हैं या एक्सेलरेटर्स में। जो यूरेनियम की एनरिचमेंट होती है, तो जब आप उसको ज़मीन से माइनिंग करते हैं उसकी, तो 0.7% यूरेनियम 235 होती है, जो कि बहुत बहुत कम है। फिर इसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है, जिससे फिर आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस बनाते हैं। उसको फिर सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, घुमाया जाता है जैसा कि वॉशिंग मशीन में होता है, और फिर आप उसको पहले तो 5% पे करते हैं, तो 5% इस्तेमाल होता है रिएक्टर्स में। लेकिन अगर आपको बम बनाना है जैसा कि पाकिस्तान ने बनाया, तो फिर 90% के लगभग चाहिए होती है, तो वो काम फिर और लंबा हो जाता है। लेकिन ये अगर एनरिचमेंट हुई होती तो भारत के पास अव्वल तो ये सेंट्रीफ्यूज मेरा ख्याल है उस तादाद में है नहीं, और ये उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वो ज़्यादा, अगरचे है कुछ, लेकिन वो ज़्यादातर प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं जो रिएक्टर से खारिज होती है। तो उनके जो बम हैं, इंडिया के जो बम हैं, वो ज़्यादा प्लूटोनियम के हैं, क्योंकि उसकी मिक़दार उनके पास खासी है। ठीक, अब आप 10 मई सर 10 मई के बाद किस तरह के मामला देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों जो नेशंस हैं वो आमने सामने, और एक जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहाँ से हुआ और उसके बाद बगैर सबूत फराहम किए जो वो एक एग्रेशन, फिर अभी पानी के हवाले से वाटर एग्रेशन भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए मामला को? देखिए, ये मसला बहुत गंभीर है। दोनों मुल्कों के पास एटम बम है, जो अगर खुदा न खास्ता इस्तेमाल हुए तो फिर तो इधर ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे। लेकिन ऐसा हम न्यूक्लियर बिल्कुल उस नहज पे पहुंचकर रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और ये पहली बार इस तरह से नहीं हुआ है, बार बार होता रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहली बार तो ये 1987 में हुआ, फिर 1990 में हुआ, और फिर जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था उस वक्त हुआ, यानी कि उसके 2 साल बाद हुआ, और ये और फिर कारगिल के वक्त होते होते रह गया। तो ये बातें हमें नहीं बताई जाती। जाहिर है कि उधर की फौज और इधर की फौज, उन्हीं के ये इल्म में ये होता है। लेकिन जब बार बार आप इस चीज़ के साथ खेलते हैं
तो कभी ना कभी किसी ना किसी की गलती हो जाएगी, और इसीलिए इससे दूर रहने की जरूरत है। अब ये तनाज़ात जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हैं और एक दूसरे के ऊपर जो हम इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं, ये हमें तबाही तक पहुंचाएगी। तो बेहतर ये होगा कि कश्मीर के ऊपर अगर कोई मुकम्मल कोई इसका हल निकालना फिल वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मसले को ठंडा किया जाए, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से इस मामलात को देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कभी दुनिया में तारीख में ऐसा हुआ नहीं कि जनाब जो न्यूक्लियर नेशंस हैं वो आमने सामने, प्रॉक्सीज तो हमेशा रही हैं तारीख में, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला बिल्कुल दुनिया से मुख्तलिफ है। इमरान, मैं परवेज़ साहब से बिल्कुल, हम परवेज़ साहब हमारे वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं। आई एग्री विद हिम कि जो इसका कॉज है इन दोनों नेशंस का न्यूक्लियर स्टेट या न्यूक्लियर लेवल पे आने का, वो भी बदएतमादी है और एक दूसरे की तरफ एतबार का ना होना है। लेकिन ये सारा बदएतमादी और एतबार का ना होना जो है वो उसकी एक जो मेन वजह है, एक तो उनका हमें अभी तक पाकिस्तान को दिल से कबूल ना करना, लेकिन उससे बड़ा जो है वो है कश्मीर, कि जी कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व है और वो यूएन के अंदर मौजूद है। अब इसको जब आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, एक ऐसा जिसमें उनके बड़े भी और हमारे बड़े भी एग्री करके इस दस्तावेज़ को रख चुके हैं, अब जब वो आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आप कैसे इतने 3 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को आप ऐसे रख सकते हैं? तो उसमें रेजिस्टेंस तो आएगी। अभी फ़लस्तीन को देख लें, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करने का कभी नहीं सोचा। तो कश्मीरी लोग और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कश्मीरी लोग और पाकिस्तान के जो अवाम हैं, ये कश्मीर के इस इशू को कभी छोड़ नहीं सकते। हमारी शहरग भी है, और शहरग इसलिए है कि हमारा सारा पानी वहाँ से आता है, हमारा हिस्सा है। तो ये बेसिक कॉज है, और इस कॉज को डेटर करने के लिए न्यूक्लियर डिवाइसेस बने, वॉर हेड बने, और ये वॉर हेड इसलिए बने कि क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया ने चाइना के डर को जहन में रख के 62 में जो उनको मार पड़ी थी, या उनके जो चाइना के साथ जो इनको एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, तो उन्होंने उसको न्यूक्लियर डिवाइस के साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको उन्होंने डायरेक्ट कर दिया पाकिस्तान की तरफ, और मजबूरन पाकिस्तान को भी वो सोचना पड़ा। और 71 में जिस तरह, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि इंडिया ने हमें कभी दिल से कबूल नहीं किया। हमने तो हमेशा उनको कहा है कि जी आप आज़ाद हो गए हैं और सेपरेट हो गए हैं, तो आप अपने मुल्क में रहें। लेकिन उन्होंने ये 71 में भी जो मुक्ति बाहिनी बनाने से लेके पाकिस्तान को अलग करने में जो किरदार अदा किया, वो तारीख का हिस्सा है। अब ऐसे सिस्टम को रोकने के लिए न्यूक्लियर बनाना पड़ा, और न्यूक्लियर की वजह डेटरेंस जो है वो ज़रूरी थी। तो ये एक बड़ा अब जैसे वो राबिदा साहब ने जो बात की कि जी इनको IA के कंट्रोल में होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी अच्छे मतलब इक़दामात हो सकते हैं अगर एतमाद हो, अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करें। लेकिन बातचीत करें किस मामले पे और किस लेवल पे? वो यही है कि जी कश्मीर के मामले पे जहाँ पे आप सारे एग्रीड हैं, तो उसको आप लेके आएँ, और फिर बाकी जो टेक्निकल, प्रोफेशनल और मिलिट्री जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर अब आप बातचीत कर सकते हैं।